नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल 9 मार्च को बजट सत्र का दूसरा अधिवेशन शुरू होगा। पहला जो सत्र चला, बजट सत्र प्रथम, वो पूरा राहुल गांधी के सवालों में उलझ गया। राहुल गांधी ने नरावड़े की किताब पर जो चर्चा की, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे कुछ तल्ख बातें की कि फिर राहुल गांधी को रोक दिया गया। एक अधिनियम बताया गया, एक नियम बताया गया, एक कानून बताया गया कि किसी भी पुस्तक को आप सदन में नहीं पढ़ सकते। उसके बाद निशिकांत दुबे दर्जनों किताब लेकर आए और 15 मिनट निर्विवाद बोलते रहे। उन्हें किसी ने भी न रोका न टोका। मौजूदा सभापति की कुर्सी पर बैठे लोकसभा सांसद तन्नेटी जी उन्हें कहते रहे, निशिकांत जी रुकिए, निशिकांत जी रुकिए। हालांकि उनके हाथ में था, वो माइक बंद कर देते, वो उन्हें रोक सकते थे। जब ये सब चला तो कांग्रेस के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें पदमुक्त करना चाहते हैं। उनकी मांग है कि विपक्ष के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया जाता, विपक्ष के सांसदों को नहीं बोलने दिया जाता। साथ ही उनका आरोप है कि महिला सांसदों पर एक घटिया किस्म का आरोप लगाया। बताया गया कि वो प्रधानमंत्री आएंगे तो दांतों से हमला कर सकते हैं। ऐसा एक बीजेपी के मतलब एनडीए के प्रवक्ता का भी कहना रहा। ये बात लोकसभा अध्यक्ष ने खुद सदन में कही कि मैंने प्रधानमंत्री को बताया कि सदन में आपके खिलाफ महिला सांसद बहुत नाराज हैं और आप पर हमला कर सकती हैं। ये बात खुद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में बताई। अब इस सब के बाद आज 7 मार्च है, कल 8 मार्च है, परसों यानी सोमवार को 9 मार्च को ये फैसला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी व्हिप जारी कर दी है, सभी सांसद सदन में मौजूद रहे। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए कहा है। तो इस पर हम जानेंगे राकेश सर से पूरी बात बाकिया कि आखिर क्यों लाना पड़ा, क्या वजह है। और लोकसभा अध्यक्ष के तो कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, जिनके बाद उन्हें अपनी तौहीन लगी तो उन्होंने अपना कुछ डायरेक्शन चेंज किया था, लेकिन इस बार फिर उसी परिपाटी पर लौटे। तो सर क्या है पूरा मामला ये? देखिए शिव कुमार जी, लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त जो है ओम बिरला, उनकी भूमिका जब से वे लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, दिन प्रतिदिन सत्ता के स्पीकर, वो वाला स्पीकर, ये लोकसभा के स्पीकर की बात नहीं कर रहा हूँ, भोंपू वाला, भोंपू हेज मास्टर वॉइस वाला, हिज मास्टर्स वॉइस वाला भोंपू बनने की दिखाई दे रही है। वे जब से लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, वे लोकसभा के स्पीकर की बजाय नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर बनकर रह गए। आपने उनकी भंगिमा, भाव भंगिमाओं, चेहरे के भाव, उनकी मुस्कुराहट, उनका गुस्से वाला चेहरा, उनके कई मीम देखे होंगे, पोस्टर देखे होंगे कि दो तरफ कुछ तस्वीरें इधर होती हैं, कुछ इधर होती हैं। तो दाहिनी तरफ जब सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो इस तरह भाव विभल होकर देखते हैं, जैसे कोई माँ अपने प्यारे से बच्चे को देखती है या कोई बच्चा अपने माता पिता को देखता है। लेकिन जब विपक्ष की लेफ्ट हैंड की ट्रेजरी बेंचेस के सामने की बेंचेस की तरफ नजर होती है ओम बिरला की, तो ऐसा लगता है किसी दुश्मन को देख रहे हैं, मतलब विपक्ष को नहीं देख रहे। सौतेले बच्चे, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। बिल्कुल वो भाव उनके चेहरे पर दिखाई देता है कि जैसे वे एक माँ है और इस तरफ बाईं ओर सौतेला बच्चा खड़ा हुआ है जो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता। उनको लगता है इस घर में अकेला यही राजा बेटा वाला अपना बच्चा होना चाहिए। यहां तक कि वे विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देते, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा पिछली कई बार से। क्या गुनाह कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष? एक किताब के कुछ हिस्से मैगजीन में छपे हैं, उसका जिक्र कर रहे थे।
नियम गिना दिया गया कि किसी किताब के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, अखबार, पत्रिका, किताब, छपी हुई सामग्री, उसका हवाला नहीं दिया जा सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी लोकसभा में अमेरिका के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के बारे में लिखी गई किताब का हवाला दे रहे थे। निशिकांत दुबे का आपने ही बता दिया। कितनी इतनी किताबें लेके आए थे, गट्ठर पूरा, किसी ने नियम याद नहीं दिलाया। इस देश की संसद में और देश की तमाम राज्यों की विधानसभाओं में अखबारों में छपी खबरों पर डिबेट हुई है, इस्तीफे हुए हैं अखबारों में खुलासे के बाद। इसी देश की संसद में, इसी संसद में स्वीडिश रेडियो पर एक खबर आई थी बोफोर्स के बारे में, उस पर चर्चा हुई है। कौन सा ऑथेंटिकेट किया गया बयान था उसमें, कैसी सामग्री थी, जो कि बाद में वैसे भी पूरी तरह निराधार साबित हुई। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने, बहस से नहीं रोका, नेता प्रतिपक्ष को बोलने से नहीं रोका। अब जो असली वजह है वो है प्रधानमंत्री को खतरा बताना और उसके लिए महिला सांसदों पर तोहमत मढ़ना। देखिए, पहले तो न्यूज एजेंसी, टेलीविजन चैनलों, भोंपू मीडिया के जरिए ये खबर ब्रेक कराई गई कि प्रधानमंत्री को सदन में खतरा है, उन पर हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब खबरें चल गई तो उसके बाद खुद लोकसभा अध्यक्ष ने अगले दिन आसंदी पर आकर कह दिया कि मैंने ही प्रधानमंत्री को रोका था, मैंने उन्हें बताया था कुछ अप्रिय हो सकता है। उनके कक्ष में जो बहसा बहसी हुई उसके वीडियो जारी किए किरण रिजिजू जी ने 2 बार विपक्ष के सांसदों के, उसमें एक भी ऐसा दृश्य नहीं था जो आपत्तिजनक हो। ठीक है, गुस्से में बोल रहे थे प्रतिपक्ष के लोग। तो एक तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न केवल पूरे देश और दुनिया को यह बता दिया कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, उन्होंने सिद्ध कर दिया, यानी अपने हाथ से राजा की नाक काट दी मंत्री महोदय ने। राजपुरोहित हैं इस समय तो वे। और उस पर भी आरोप किस पर लगाया? महिला सांसदों पर। वो जो एनडीए का प्रवक्ता कह रहा था कि महिला सांसद बाइट कर सकती थी, प्रधानमंत्री को दांत से काट सकती थी, क्योंकि उन पर हथियार नहीं होते सदन में। तो एक तो लोकसभा अध्यक्ष ने न केवल देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया, सदन का अपमान किया, बल्कि सदन में बैठे हुए लोकसभा सदस्यों का भी अपमान किया है, उनकी अवमानना की है। इसलिए अब उनके खिलाफ उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव आ रहा है। हम जानते हैं सत्ता पक्ष के पास बहुमत है लोकसभा में, भले ही वो थोड़े से ही अंतर वाला है, 400 की बजाय 240 पर अटकने वाला है, लेकिन इसके बावजूद बहुमत इतना तो है ही कि अपने स्पीकर को बचा ले जाएंगे। लेकिन उस दरमियान बहस होगी, बहस का मौका देना पड़ेगा। आसंदी पर ओम बिरला नहीं बैठ सकते। जब भी किसी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव आता है तो उतनी समयावधि के लिए उसे कुर्सी से हटकर बैठना होता है। तो एक तो आसंदी पर नहीं होंगे वे, विपक्ष अपने आरोपों की लिस्ट तो सुनाएगा पूरी कि आपने ये किया, ऐसा ऐसा किया। सारे प्रामाणिक दृश्य याद दिलाए जाएंगे कि आपने कब किसका माइक म्यूट किया, कब किसको बोलने से रोका, कब किसके भाषण में से जरूरी शब्द आपने हटा दिए, एक्सपंज करा दिए। इतनी बहस होना ही लोकसभा अध्यक्ष के लिए शर्मनाक है कि जो व्यक्ति पंच परमेश्वर की आसंदी पर बैठा है, जिसे सत्ता और विपक्ष के बीच समान दूरी बनाकर निष्पक्ष भाव से अपना काम करना है, वो एक पक्ष की गोद में बैठ गया है। तो ये बहस 9 तारीख को होगी, मतदान भी होगा। इसमें एक नई खबर अभी सामने आई है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को तृणमूल कांग्रेस का यानी टीएमसी की ममता बनर्जी का भी समर्थन हासिल हो गया है। अब देखते हैं 9 तारीख को क्या होता है फिर जी। लेकिन सर, आपने कहा कि शर्मनाक तो इनके लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इन्हें शर्म लगती नहीं है। शर्म की सारी हदें जब पार कर दी हैं, उसी को भारतीय जनता पार्टी कहती है।
मुझे इसलिए ये शब्द कहना पड़ा कि जिस तरीके से कल अमेरिका के एक सेक्रेटरी ने भारत में खड़े कर ये कह दिया कि आप देखिए और समझिए, चाइना को हमने आगे बढ़ाया, इसलिए हम भारत को ऐसी भूल करके भी ऐसी हम शक्ति प्रदान नहीं करेंगे कि भारत आगे बढ़ जाए। और अब तक उसका कोई भी खंडन किसी भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी ने नहीं किया है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह दें तो पूरे पत्रकार, पूरे एंकर कूद पड़ेंगे कि देश विरोधी बात कर दी। देश में एक दूसरे देश का सेक्रेटरी, अभी तक हम मानते हैं कि ट्रंप ने जितने हमले बोले वो अमेरिका की धरती से बोले, तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र में एक एक बात कहने का अधिकारी है। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं क्योंकि मैं अंधभक्तों वाला आदमी नहीं हूं। ये बात मैं मान सकता हूं ट्रंप अपने देश में हमारे राष्ट्र को लेकर कुछ, लेकिन हमारे राष्ट्राध्यक्ष उस बात का खंडन या उस बात का प्रतिकार तो कर सकते हैं। हम भी तो एक बड़े राष्ट्र हैं, हम भी तो एक बड़े मुल्क हैं, लेकिन नहीं, हम नहीं कुछ कहेंगे, हम इंतजार करेंगे। अब आपने कहा शर्मनाक, कल ही रात यानी 6 मार्च को हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हमारे पास भरपेट तेल गैस सब कुछ है, और उसके बाद 11:30 बजे सिलेंडर के पैसे बढ़ जाते हैं। संसद के लिए तो फिर चलना मुश्किल हमको दिख रहा है। बजट सत्र फिर भेंट चढ़ता दिख रहा है। सिलेंडर के पैसे बढ़ना, ईरान का युद्ध, और ईरान के युद्ध के दौरान अमेरिका के सेक्रेटरी के द्वारा दिया गया ये बयान, राहुल गांधी फिर सवाल करेंगे, नेता प्रतिपक्ष फिर सवाल करेंगे। और आप कई चीजें देख चुके हैं। इस समय राहुल गांधी जो सवाल करते हैं, 3-4 दिन बाद मोदी सरकार घुटनों पर आकर उसी बात की में सहमति जता देती है, फिर वो धीरे धीरे अपने स्तर से करती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये 9 मार्च को शुरू हुआ संसद सत्र अपने बजट पर बात कर पाएगा या फिर उलझेगा? देखिए, पहले बात कर लेते हैं अमेरिका के लोग जो कुछ कह रहे हैं उस पर। पहले तो बात रूस से तेल खरीदने की इजाजत की, अनुमति की करते हैं। जैसे ये खबर सामने आई कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, असल में अमेरिका में जो पद नाम है सेक्रेटरी माने मंत्री, वो वहां का वित्त मंत्री है, जैसे हम सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी कह रहे हैं। उसने जैसे ही ये बयान दिया कि भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी जा रही है, अलाउ किया जा रहा है 30 दिनों के लिए, उसके बाद भारत को रूस से अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना है। ये इजाजत मांगना, इजाजत मिलना, इजाजत देना भारत की संप्रभुता को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का काम। फिर जैसे ही ये घोषणा हुई, गोदी मीडिया के जर खरीद गुलाम, बीजेपी का मीडिया सेल, मंत्री ये दावा करने लगे, ये नैरेटिव बनाने लगे कि ये तो नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। उन्होंने देखिए अमेरिका से इस तरह का आदेश करा लिया, जबकि वो गुलामी का ऐलान था। इसके बाद जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं दिल्ली में, वो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लाउंडे, वे रायसीना डायलॉग नाम के एक कार्यक्रम में दिल्ली में थे। कम लोगों का ध्यान इस बात पर गया होगा कि जिस भाषण में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका भारत को चीन की तरह आगे नहीं बढ़ने देगा, उस तरह मदद नहीं करेगा जैसे चीन आगे बढ़ा और कंपटीटर बन गया, इसलिए भारत को भी वैसे मदद नहीं दी जाएगी और न उसे अपना कॉम्पिटिटर, अपना प्रतिस्पर्धी बनने दिया जाएगा। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो तथ्य ये है कि रायसीना डायलॉग के इस कार्यक्रम में जहां पर ये क्रिस्टोफर महोदय ये सब कह रहे थे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अब इससे ज्यादा अपमान क्या हो सकता है देश का? देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर कह दिया जाए कि हम आपको ऐसी तरक्की नहीं करने देंगे, वैसी तरक्की नहीं करने देंगे, चीन की तरह आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की आजादी कितना खतरे में है। जहां तक सवाल सत्र का है, ये संसद का सत्र तो बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है मोदी और बीजेपी पर, क्योंकि इस सत्र में राहुल गांधी, विपक्ष के बाकी के सांसद, सारी विपक्षी पार्टियां सरकार से 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाली हैं। नंबर 1,
ट्रेड डील पर बहस अधूरी रह गई थी, छुट्टियां लग गई थी होली की संसद की। नंबर एक, ट्रेड डील। राहुल गांधी चैलेंज कर चुके हैं कि अभी तो दस्तखत नहीं हुए हैं, रद्द कर दीजिए आप इसको, जिसके कारण आपको रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ा है, इजाजत मांगनी पड़ रही है अमेरिका से, उस ट्रेड डील को रद्द कर दीजिए। इस पर बात होगी, चैलेंज राहुल गांधी ने दे रखा है। दूसरी बात होगी एप्स्टीन फाइल्स की, उसमें जो नए नए खुलासे हुए हैं, हरदीप पुरी के इस्तीफे की बात आएगी। तीसरी बात आएगी हमारी हिंद महासागर में संप्रभुता पर। हमने हिंद महासागर में अपने प्रभाव क्षेत्र में अपनी मेजबानी में आए हुए ईरान के जहाज को डुबो देने दिया। अमेरिका ने हमारी धहरी पर आकर, हमारी गली के मुहाने पर आकर हमारे एक मित्र देश का जहाज गिरा दिया, उस पर बात हो। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह पाएंगे सदन में कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। वहां उन्हें कोई याद दिलाएगा कि आप तो खुद ही पिछले साल कह रहे थे कि हिंद महासागर तो इंडियन नेवी तो हिंद महासागर की निगहबान है, गार्डियन है उसकी। 2000 किलोमीटर दूर जाकर 21 लोगों को बचाने का बखान कर रहे थे नरेंद्र मोदी कि देखिए हमारी इंडियन नेवी ने कितनी दूर से लोगों को बचाया। लोग ताली बजा रहे थे, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, ये सब कह रहे थे। तो आज नरेंद्र मोदी ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारी समुद्री सीमा के बाहर था वो जहाज। हम तो पूरे हिंद महासागर के निगहबान हैं, कस्टोडियन है उसके, तो फिर हमने पहल क्यों नहीं की? मुझे ऐसा लगता है कि इस सत्र में इन सवालों से निपटने का बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं होगा। वो अपने आजमाए हुए रास्ते को अपनाएगी। राहुल गांधी को, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाएगा, जैसे अब तक बोलने नहीं देते। जैसे अभी इसी संसद के इसी सत्र के पहले हिस्से में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है इस बार कई तरह की चुनौती है। ओम बिरला को बचाना है, ऑपरेशन सिंदूर पर अब भी जारी है बहस, सीज फायर पर बार बार राहुल गांधी बात करते हैं, अब ट्रेड डील की बात करेंगे, रूस से तेल खरीदने की बात करेंगे, ईरान के जहाज को अमेरिका द्वारा मार गिराने की बात करेंगे। इनके जवाब सत्ता के पास नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी पर यह सत्र बहुत भारी पड़ने वाला है। जी सर, अब सत्र भारी पड़े या न पड़े, प्रधानमंत्री जी फिर नहीं जाएंगे सदन में, जबकि प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और वहां विपक्ष बाईकाट कर जाता है और उसके बाद भी वो स्पीच देते हैं। लेकिन अपने देश के संसद में खड़े होकर उन्हें तौहीन लगती है। अरे राज्यसभा में चला गया, हो सकता है वो लोकसभा में स्पीच देने आते, लोकसभा में भी विपक्ष बाईकाट कर देता, क्योंकि नेता सदन को आप बोलने से तो रोक नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष के पास तो स्पीकर का पद है नहीं जो स्पीकर से कह दे कि आप बैठिए, इसे ऑथेंटिकेट कीजिए। और ऑथेंटिकेट का भी आपने जिक्र किया, तो जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑथेंटिकेट कीजिए, वैसे ही चेयर कर रहे जगदम्बिका पाल हड़बड़ा गए कि भैया कोर्ट के कागज हैं, इन्हें कौन ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, इसे तो गांव का प्राइमरी का स्कूल का बच्चा भी कर देगा। भैया अमेरिका की अदालत ने डाला है, अमेरिका की अदालत से अप्रूवल है, तो उसे ऑथेंटिकेट कैसे नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं कहता हूं आप ऑथेंटिकेट तत्काल बदला। लेकिन सर, क्या ओम बिरला हो या फिर जगदम्बिका पाल हो या फिर वो तन्नेटी जी हो या फिर सुधा राय हो, जो लोकसभा संचालित करने के लिए एक पूरा ग्रुप है, उसमें एक लिस्ट बनती है कि ये लोग सदन की अध्यक्ष यानी सभापति की गैर मौजूदगी में सदन का संचालन करें। सवाल यह है सर, वाद विवाद से पहले प्रधानमंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, अगर 10 मिनट नरवाड़े की किताब पर राहुल गांधी को सुन लिया जाता, सदन चलता, सदन में नियम कानून की बात होती, इस देश के 145 करोड़ लोग जो देखते हैं कि संसद में क्या हमारे लिए होगा, वो प्रस्ताव पास होते। लेकिन सर, मेरा छोटा सा जिज्ञासा ये है, आखिर सदन में ना जाकर प्रधानमंत्री जी इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम केवल आपको रैलियों में तो झूठ परोस सकते हैं, संसद में परोसने के लिए तथ्य लेकर जाना पड़ेगा जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं संसद नहीं जा सकता। क्या ऐसा आपका भी मानना है? देखिए, वे अपने आप को संसद से ऊपर मानते हैं, उनके समर्थकों ने देश से भी बड़ा मानते हैं, देश से ऊपर मानते हैं, संविधान से बड़े हैं, लोकतंत्र से बड़े हैं, क्योंकि वे तो नॉन बायोलॉजिकल है।
इसलिए उनके पास यही एक तरीका है कि इस सत्र में भी जहां तक संभव होगा वे जाएंगे ही नहीं। वे ऐसी किसी जगह नहीं जाते जहां आंख मिलाकर कोई बात करना पड़े। अब आप देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं कर रहे, कहीं नहीं जाते, जैसे ही पता लगता है डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं वहां पे उनका कार्यक्रम बदल जाता है। तो फिर क्या सर चीन के यही राहुल को देखकर भी वो करेंगे कि राहुल जिस गली से निकलेंगे वहां नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे? 100% आज की तारीख में जिन लोगों से सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं मोदी जी, उनमें से एक का नाम राहुल गांधी है, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एपस्टीन और बहुत नाम होंगे, क्या पता किस किस से और डरते हैं, कि वे तो किसानों से भी डरते हैं। अपने मुख्यमंत्री कह देना मैं जिंदा बचकर आ गया, अपने लोकसभा अध्यक्ष के कहने से डर के मारे लोकसभा में नहीं जाते। लेकिन सर एक अब और भी यही छोटी सी मेरी टिप्पणी है, कल सर यूजीसी वाले भी आ रहे हैं सवर्ण, 8 अप्रैल है, बड़ा जमावाड़ा होगा। इधर आज ही शंकराचार्य ने लखनऊ कूच कर दिया। ये दो बातें भी सदन में बड़ी गंभीर होंगी। देखिए, यूजीसी वाले मामले में 8 मार्च है, तो कल तो 8 मार्च को संडे है, हो सकता है इसके बाद कोई सुनवाई हो या कोई अवकाशकालीन। मंतर पर बड़ा प्रदर्शन है, पूरा सवर्ण हाँ समाज प्रदर्शन, हाँ वो प्रदर्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी तो सुनवाई की तारीख लगी हुई है यूजीसी को लेकर, वो भी आने वाली होगी शायद। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी हर मोर्चे पर फंसे हुए हैं, इसलिए उनके पास एक ही चारा है, या तो विदेश निकल जाएं घूमते हुए, या फिर सदन में न जाएं, अब मन की बात करें रेडियो से, विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से मिलें, शेक हैंड करें, म्यूट करके वीडियो जारी करवा दें, आवाज सुनाई नहीं देगी कि उन्होंने क्या बात की है। लोकसभा में जो भी लोग आसंदी पर बैठे हैं, चाहे संध्या राय हो या बाकी लोग, जगदम्बिका पाल हो, वो एक पूरा पैनल बनता है। ये सारे लोग भी तो सत्ता पक्ष की ही जी हुजूरी करने वाले लोग हैं। इनमें से कौन है जो राहुल गांधी को इजाजत दे सकता है कि आप चलिए, हम आपको अवसर दे रहे हैं बात करने का? राज्यसभा में दिया था धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप जितना समय चाहे उतना हम बात करने को समय देंगे। शाम तक तो इस्तीफा हो गया। तो इस वक्त इस सरकार और इसके मुखिया के सामने जो बड़ी चुनौती है, उसका सामना करने का साहस नहीं है। आज की तारीख में चुनौती ये नहीं है कि सरकार रोजगार की चिंता में डूबी हुई है, लोगों के भरपेट भोजन के इंतजाम में डूबी हुई है। आज की तारीख में तो सरकार पूरे 18-18 घंटे नरेंद्र मोदी की, डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में लगी हुई है। उसके पास समय ही नहीं है देश के लिए। इसीलिए लोकसभा में भी सत्ता पक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। आसंदी पर ओम बिरला तो नहीं बैठेंगे जब तक ये प्रस्ताव पर बहस चलेगी। वो एक मान्य परंपरा है कि चूंकि शिकायत ही आपके खिलाफ है तो आप कैसे बैठ सकते हैं आसंदी पर। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत वे वहां नहीं होंगे। लेकिन जो भी बैठेगा उस आसंदी पर, वो इसी तरह से सत्ता का भोंपू बनकर ही काम करेगा। तो आने वाले 24 घंटे बाद जिस दिन सदन बैठेगा, उस दिन पता चल जाएगा कि इस सरकार की कैसी कलई खुलने वाली है। अविश्वास प्रस्ताव, पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो या न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके जरिए जो बहस होगी, जो आरोप प्रत्यारोप होंगे, वो देश तक पहुंचेंगे। लोगों को मालूम पड़ेगा कि स्पीकर हमारा कितना पक्षपाती है, किस तरह काम करता है। विपक्ष का मंतव्य भी उतना ही है। विपक्ष जानता है कि हम इन्हें पद से नहीं हटा सकते, हमारे पास संख्या बल नहीं है। तो देखते हैं सोमवार को जब सदन बैठेगा, तब देखेंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला किन शक्लों से आते हैं, कैसे सामना करते हैं। जी चलिए सर, इस खबर को यहीं विराम देंगे और दर्शकों को सोचना चाहिए, दर्शकों को सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि गैस के पैसे तो आप बढ़ा देते हो, डीजल के पैसे आप बढ़ा देते हो, हमारे ऊपर सारे टैक्स थोप देते हो, लेकिन हमारे लिए चुने जाने वाले कानून, हमारे लिए जिन कानूनों की चर्चा होती है, वहां से आप नादारद क्यों होते हो? रैलियों में आप लाखों करोड़ के रोज प्रोजेक्ट बांट देते हो, वो प्रोजेक्ट का पास कहां करते हो जब सदन में आप आमना सामना नहीं करते हो? ये लोगों को सवाल करने चाहिए। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।